नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोयला क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि भारत की विदेश नीति को बनाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत रखते हैं। विदेश नीति एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि आप जानते हैं भारत जो है बहुत सारे मुल्कों से घिरा हुआ है। इसी के साथ वर्ल्ड के जो बहुत दूसरे जितने भी मुल्क है, देश हैं, उन सभी की कुछ नेबरिंग कंट्रीज होती हैं। जो आपके नेबर्स हैं, जैसे भारत की अगर बात करें, पाकिस्तान, चाइना है, या फिर बात करें अब हमारे सिर्फ हम बॉर्डर से जो कनेक्टेड हैं उन देशों की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जो दूसरे देश हैं जैसे कि रशिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, यूएसए है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये सारे हमारे पड़ोसी मुल्क देश ही कहलाएंगे। अब ये जितने भी देश हैं, इन सभी के साथ क्या है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये हो जाएगा कि आप कौन सी कंट्री को किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस कंट्री को लेकर जो इंडिया की पॉलिसीज हैं वो जब बनाई जाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपकी अगर पॉलिसीज की बात करें तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, और चाइना के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी है, या फिर रशिया के साथ, यूएसए के साथ, या फिर दूसरी कोई कंट्रीज हैं इंग्लैंड के साथ, वो सभी अलग अलग हो सकती हैं। जितने भी कंट्रीज होगी उन सभी के साथ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी थोड़ी बहुत जो उसमें चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये आपके रिश्ते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ये आपके कुछ बेसिक ऐसे रिश्ते होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम किसी दूसरी कंट्री के साथ चाहे व्यापार करें, ट्रेडिंग करें, चाहे जो टेक्नोलॉजी है उसका शेयर करें, या फिर जो डीलिंग है आर्म्स की वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उन सब चीज़ों में ये बेसिक जो फॉरेन पॉलिसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैटर करते हैं। किसी भी दूसरे देश के साथ जो हमारे संबंध होते हैं, विदेशी जो संबंध होते हैं जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज हैं, उनमें ये प्रिंसिपल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किसी भी देश के साथ, अब जैसा मैंने आपको बताया कि हर एक कंट्री के साथ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अलग अलग हो सकती हैं। पाकिस्तान के साथ जैसी होएगी वैसी रशिया के साथ नहीं होगी, या फिर रशिया के साथ जैसी होगी वैसी आपकी इंग्लैंड के साथ, अमेरिका के साथ, ब्राज़ील के साथ वैसी जरूरी नहीं है कि सेम वैसी होगी। तो उनमें सब में कुछ कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जितने भी देशों के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जिस तरह से भी हम दूसरे देशों को ट्रीट करते हैं, उन सब के अंदर एक बेसिक जो चीज़ रहती हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या वो पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के साथ हो। रिलेशंस हमारे देश के किसी भी देश के साथ हो, उन सभी रिलेशंस में एक बेसिक सा आइडिया जो रहता है हमेशा, जो सेम पॉइंट रहेंगे, वो क्या है हम आज डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आपका बनेगा इस तरह से, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अब जैसे मैंने बताया थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बेसिक जो चीजें रहेंगी वो सेम रहेगी। भारत की जो विदेश नीति है उसके मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मूल सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखिए क्या लिखेंगे आप क्वेश्चन के अंदर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर एज फॉलोज। जैसे कि पहला है आपका नॉन अलाइनमेंट। इंडिया foreign policy has been based on the principle of the non-alignment. This policy means to refusal to accept any definite commitment or to join system of the military pact or the alliance. देखिए ये जो आपकी नॉन अलाइनमेंट है, जिसको हम नाम के नाम से भी जानते हैं, नॉन अलाइनमेंट, ये आपका क्या है? जब अगर देखा जाए तो जो पोलराइजेशन है वर्ल्ड के अंदर, पोलराइजेशन मतलब ध्रुवीकरण, की पूरे विश्व के अंदर अगर आज के टाइम पे अगर बात ना की जाए, आज से कुछ 2-3 डिकेड्स पहले की बात की जाए, तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड की दो बड़ी पावर्स थी वो आपकी एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली यूएसएसआर, और एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली आपका यूएसए। ये जो दो कंट्रीज हैं आपकी, ये आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर अलग अलग इन्होंने ब्लॉक बनाने की सोची, और इंडिया ने एक आपकी कुछ इन्होंने जो कंट्रीज थी आपकी रशिया और अमेरिका, इन्होंने कोशिश की कि ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं उनको वो अपनी साइड कर ले, चाहे रशिया चाहे यूएसए। उस टाइम पर इंडिया ने एक जो न्यू पॉलिसी है उसको अडॉप्ट किया, जो कि आपके NAM के नाम से है, नाम के नाम से है, जिसका मतलब है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अंदर क्या था, कुछ वर्ल्ड की ऐसी कंट्रीज जो कि ना तो रशिया की तरफ जाना चाहती थी ना ही यूएसए की तरफ, बल्कि वो एक थर्ड ब्लॉक बनाना चाहती थी, जो कि ये जो
हथियारों का और एक होड़ सी लगी हुई थी रशिया और यूएसए के बीच में, हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो डिफेंस की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो स्पेस की बात हो, उन सबसे अलग होना चाहते थे। तो 1955 में आपका जो इंडोनेशिया है वहाँ पर एक समिट हुई थी। उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स जो थे वो रखे गए थे कि जो कंट्रीज जो ना तो यूएसए के साथ जाना चाहती थी ना ही रशिया के साथ जाना चाहती थी, वो इकट्ठा होने के लिए वहां पर आई थी। 1955 की जो मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में इसमें कुछ प्रिंसिपल सेट्स किए गए, जिसके अंदर पीस के बारे में बात की गई, शांति के बारे में बात की गई और नॉन पोलराइजेशन की बात की कि हम किसी एक साइड में नहीं जाएंगे, बल्कि हम ऐसी जगह पर रहेंगे कि ना तो हम यूएसए की तरफ को हों ना ही हम रशिया की तरफ को हों। तो ये जो प्रिंसिपल सेट किए गए थे, इसके बाद 1961 में 1961 में युगोस्लाविया में ये जो आपकी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है, इसको ऑफिशियली आपका क्या है, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। अभी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो 2/3 मेजोरिटी है, जो 2/3 आपकी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो इस जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है इसकी मेंबर्स हैं। और 55% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड की, वो इन कंट्रीज में रहती हैं जो कि नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी की मेंबर्स हैं। अब ये जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो बनाई गई थी, ये जो ग्रुप आपका बनाया गया था, इसमें जो की प्लेयर्स थे या फिर वो लोग, वो कंट्रीज जिन्होंने इस पॉलिसी की फ्रेमवर्क पे काम किया या फिर इस तरह का जो आइडिया है यार, वो आपके उसमें इंडिया आपका एक कंट्री है। तो इंडिया शुरुआती तौर से ही यही चाहता था कि जो ये ध्रुवीकरण हो रहा है रशिया और अमेरिका, आज के टाइम पे भी आप देखेंगे वही चल रहा है, उससे इंडिया अलग हटके खड़ा हो। और ये जो कंट्रीज है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 2/3 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की भी मेंबर हैं। ये कंट्रीज ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि आपको एशिया के अंदर देखने को मिलेगी या फिर अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पर देखने को मिलेगी। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक चीज आपको डेफिनेटली ये नजर आ जाएगी कि कभी भी इंडिया क्या करता है, किसी एक स्पेशल कंट्री की तरफ को वो झुका हुआ नहीं है, उसका झुकाव नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जैसे मैं 2 का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, रशिया और यूएसए का, तो अभी आप देखेंगे कि हमारे रशिया के साथ भी अच्छे खासे रिलेशंस हैं और उसी तरह से हमारे यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो ना तो हम रशिया की तरफ को इंक्लाइंड है और ना ही हम अमेरिका की तरफ को इंक्लाइंड है। तो ये एक इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी खासियत है। आगे अगर बात करें, इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट वॉर शुड बी अवॉइडेड, कि अगर पीस की जो पॉलिसी है हम उसको अपना के रखेंगे, किसी एक साइड नहीं जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, अगर पूरा विश्व 2 धड़ों में डिवाइड हो जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे जो वॉर है उसके चांसेस ज्यादा बन जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पहले, जिस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ 1955 और 61 पे, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये वो कुछ कंट्रीज थी जिसमें आपका इंडिया आ जाएगा, युगोस्लाविया, इजिप्ट आ जाएगा और इंडोनेशिया आ जाएगा। ये कुछ कंट्रीज थी ऐसी जिन्होंने मिलकर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। और अब देखेंगे तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। जितने इसके अंदर मेंबर्स जो है, बहुत ज्यादा कंट्रीज जो हैं इसकी मेंबर्स हैं, तो ये सबसे बड़ी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। इसलिए हमारे जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने डिक्लेयर किया था, इन द स्फीयर ऑफ द फॉरेन अफेयर्स इंडिया विल फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब देखिए, नाम को ज्वाइन करने का एक और भी पर्पस बनता है कि अगर आप इन दोनों ब्लॉक्स जो थे आपका रशिया और अमेरिका, इन दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लेते तो डेफिनेटली जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट इन कंट्रीज का पड़ता। सो जितने भी ये कंट्रीज हैं ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर करती, क्योंकि अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप किसी 2 पर्सन है, आप उनमें से किसी एक का फेवर करते हैं, तो डेफिनेटली जब आप उसका फेवर करोगे, उसकी साइड लोगे, तो वो कुछ ना कुछ आपसे डिमांड कर सकते हैं। और क्योंकि आप उसके साथ हो तो आपको जो डिसीजन है, आपके उस डिसीजन को वो पर्सन जो है इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो यहाँ पर क्योंकि देश की बात की जा रही है, कंट्री की बात की जा रही है, तो अगर हम किसी भी एक साइड को चूज करते तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें उस कंट्री का इंटरफेरेंस देखने को मिलता। इसलिए भारत ने क्या किया कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी अभी आज़ाद हुए ही थे।
हमारे को आज़ादी अभी मिली ही थी, तो वो कहावत है कि दूध का जला जो होता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। इसका मतलब कि भारत जो ऑलरेडी देश अभी आज़ाद हुआ था, उसे पता था कि अगर हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है, फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर इंटरफेरेंस होता है, ये दो जो ब्लॉक थे उस टाइम पे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की आने वाला जो टाइम था उसमें हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर थ्रेट पैदा कर सकता था। तो इसलिए जो नेहरू जी हैं उन्होंने ये पॉलिसी जो थी उसको अपनाया और उन्होंने कहा कि हमारे फॉरेन पॉलिसी जो है जो हमारे फॉरेन अफेयर्स है हम उनको इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम नाम जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी की तरफ ना जाना, उस पॉलिसी को अपनाएंगे। इंडिया विल फॉलो एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी कीपिंग अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ द ग्रुप, जो ग्रुपिज्म की पॉलिटिक्स चल रही थी वर्ल्ड में, अलाइन अगेंस्ट वन अनदर, इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग मेंबर ऑफ द नाम। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसको बनाने के लिए, इसकी फॉर्मेशन में 3-4 कंट्रीज थी, उनमें से एक भारत जो था इंपॉर्टेंट कंट्री थी। आगे अगर बात करें तो एक आपको ये जो नॉन अलाइनमेंट वाला जो चीज है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी में देखने को डेफिनेटली नजर आएगा। अभी देखिए कुछ बदलाव फॉरेन पॉलिसी के अंदर हो सकते हैं। एक ये बात भी जो कई बार देखने को मिली है कि जैसे कि इंडिया की एक डॉक्ट्रिन थी न्यूक्लियर को लेके, न्यूक्लियर वेपन्स को लेके, कि इंडिया जो क्या है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज नहीं करेगा, पहले कभी स्ट्राइक नहीं करेगा, डिफेंसिव पर्पसेस के लिए यूज कर सकता है। बट अभी रिसेंट में बहुत सारी डिबेट्स देखने को मिली है जिसके अंदर बहुत सारे जो डिफेंस के एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है भारत की, इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। तो छोटे मोटे बदलाव डेफिनेटली देखने को मिलते हैं पॉलिसीज़ के अंदर, बट बेसिक प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहेंगे भारत के। तो सेकंड की अगर बात करें, ऑपोजिशन ऑफ द इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, और इंडिया ने अपना जो लेसन था ये पिछले 200-250 सालों के अंदर सीख लिया था कि क्या चीज़ है जो हमें करनी है और क्या है जो नहीं करनी है। तो ये जो कॉलोनियलिज्म है इसको भारत सपोर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि इसी वजह से भारत की जो इकोनॉमी थी वो इतने टाइम से खत्म हो रही थी, 200-250 साल से कॉन्टिन्यूसली ड्रेन कर रही थी। और ये इंपीरियलिज्म जो है इसका भी इंडिया ने अपोज किया। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, ये दोनों चीजें भारत इसका अपोज करता रहा है जब से इंडिपेंडेंट इंडिया को आज़ादी हासिल हुई है, और आज तक वो आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें हुआ क्या, किस तरह से ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको देखने को नजर आएगा। देखिए 1966 के अराउंड, ये अगर मैं बात करूं 1955 का मैंने आपको एग्जांपल दिया नाम का, और 1961 में वो आपका ऑफिशियली जो था अनाउंस हो गया था। तो 1966 के अराउंड ये जो इंडिया की नाम की पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट की, उसी के अंदर ये भी था कि हम क्या करेंगे, इस ये जो प्लेटफॉर्म था ना नाम का नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का, इस प्लेटफॉर्म से इंडिया और भी बहुत सारे जो अपनी आइडियोलॉजी है या फिर अपने जो थॉट्स है वो शेयर करता था डिफरेंट जो कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज जो एशिया और अफ्रीका में देखने को मिलेगी। तो इसी इनिशिएटिव की वजह से भारत के 1966 के अराउंड लगभग 14 कंट्रीज जो थी अफ्रीकन कंट्रीज, वो उन्होंने इंडिपेंडेंट हासिल की थी जो कॉलोनियल मास्टर्स थे उनसे, चाहे वो आपका इंग्लैंड रहा हो, चाहे आपकी दूसरी जो यूरोपियन कंट्रीज वो रही हो। सो यहाँ से मेरा पॉइंट क्या है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको साफ झलक जाएगा कि इंडिया जो है कभी भी कॉलोनियलिज्म का और इंपीरियलिज्म की सपोर्ट नहीं करता। सिंस इंडिया इटसेल्फ रिमेन्ड अ विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, तो ब्रिटिशर्स का इंपीरियलिज्म का इंडिया विक्टिम रह चुका है। इट हैज ऑलवेज अपोज्ड ऑल टाइप ऑफ द imperialism and the colonialism. It has supported a cause of the exploit nation against the colonial powers. तो जितने भी ऐसे नेशंस हैं, चाहे वो एशियन हो चाहे वो अफ्रीकन हो, क्योंकि यही एरिया था मेनली जो कॉलोनाइज किया गया था, जहां जिनको उपनिवेश बनाया गया था वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, तो इंडिया ने हमेशा इन कंट्रीज का साथ दिया है हर एक जगह पर। It popularized feeling and movement against the imperialism. It has defended the rights of the Indonesia, Namibia, Bangladesh to become the independent nation. बांग्लादेश के बारे में भी आप जानते हैं, वहां बांग्लादेश को इंडिया ने लिबरेट करवाया था। उसके बाद इंडोनेशिया, नामीबिया, और जैसे मैंने एग्जांपल दिया 14 कंट्रीज जो थी
वो आपकी अफ्रीका के अंदर, इन सभी को आज़ाद करने के लिए, इंडिपेंडेंट घोषित करने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल फोरम पे बार बार जो है इस चीज़ का जिक्र किया था, इस बात को रखा था, कॉलोनियलिज्म और एम्पेरियलिज्म को खत्म करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ये एक इम्पोर्टेंट बेसिक पॉइंट है जो नजर आएगा। देखिए, कॉलोनियलिज्म की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जितना भी ये इस कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो है ये सारा क्या था, इंग्लैंड की कॉलोनी थी, जिसके अंदर आप भारत को देखेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारा हिस्सा तो इंग्लैंड के कब्जे में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा और अफ्रीका के भी मेजर कंट्रीज जो हैं इनके हिस्से में आ जाएगी। उसके बाद अफ्रीका की जो दूसरी कंट्रीज है वो फ्रांस के उसमें देखने को मिलेगी, और यहाँ रशिया जो है उसके हिस्से में बाकी जो कंट्रीज देखने को मिलेगी आसपास की। अभी रशिया इतना बड़ा नहीं है जितना इस मैप में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आधा यूरोप जो है यहाँ पे रशिया के अंडर आपको नजर आएगा। सो ये उस टाइम का लगभग 1914 की ये मैप आपको देखने को मिलेगा। 1914 तक इतनी सारी जो कंट्रीज थी वो सिर्फ कुछ फ्यू कंट्रीज जो आपकी यहाँ पर थी, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, इन्होंने ही पूरे विश्व के जो दूसरे देश हैं उन पर कब्जा कर रखा था। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली इंडिया जो है इस कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, उपनिवेशवाद के खिलाफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बोलता आया है और अपनी बात रखता आया है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो फेथ इन द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्या चीज़ है? इंडिया हैज़ द ग्रेट फेथ इन द यूएनओ, इट इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ द यूएनओ। India stands for the maintenance of the international peace and security through the efforts of the UNO. It has actively participated in all the activities of the United Nations Organization. UNO क्या है? United Nations Organization है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन अलाइनमेंट जो मोमेंट है उसके अंदर जितने भी आपके कंट्रीज इन्वॉल्व है वो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। उससे बड़ी सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी यूनाइटेड नेशंस है। यूनाइटेड नेशंस में लगभग आपका पूरा वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज हैं वो सारी उसके अंदर उसकी मेंबर्स हैं। और ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो पीस को लेकर भी काम करती हैं, इक्वालिटी को लेकर भी काम करती हैं, लोगों की राइट्स को लेकर भी काम करती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इंडिया भी है। इवन आपका जो इंडिया है उसने इसकी फॉर्मेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। और जितने भी तरह की मीटिंग्स होती हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, उसमें इंडिया ज़रूर पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। और इंडिया को जो है ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसके एफर्ट्स जो हैं उनके अंदर फेथ है, विश्वास है। और क्योंकि जैसे मैंने बताया यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है, पीस का है, इक्वालिटी का है, सिक्योरिटी का है, तो उन सब चीज़ों में इंडिया जो है उसकी पार्टिसिपेशन देखने को मिलती है। सो ये रिप्रेजेंट होता है इंडिया के एक्शन से कि इंडिया जो है यूनाइटेड नेशंस के जितने भी एफर्ट्स हैं उनमें फेथ रखता है, यकीन रखता है और वो उसको सपोर्ट भी करता है। तो ये आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में भी नजर आ जाएगा। इंडिया लुक अपॉन द यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग अबाउट रिडक्शन ऑफ द टेंशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑनरेबल पीस अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी यूनाइटेड, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यूनाइटेड नेशंस की एक पीस कीपिंग फोर्स होती है जो कि कोई भी ऐसी कंट्री जहां पर इंटरनल डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के मैं एग्जांपल लेके देता हूँ आपको, वहां पे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर डिस्टर्बेंस देखने को मिलती हैं, रेबेलियस नेचर है लोगों का उस देश में। और वहाँ की जो कंट्रीज हैं अफ्रीका की, उनके पास इतनी मिलिट्री पावर भी नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं है कि वो जो रेबेल है उसको रोक पाए। तो यूनाइटेड नेशंस की एक फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, जिसको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स कहा जाता है। उसके अंदर इंडिया अपने जो सैनिक हैं उनको भेजता है ताकि वो पर्टिकुलर एरिया जो है अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कोई भी कंट्री है, वहां पर जो शांति है उसको स्थापित किया जा सके। अगर इंडिया को यूनाइटेड नेशंस पे यकीन ना होता या फिर उसके अंदर फेथ ना होता तो डेफिनेटली इंडिया अपनी जो फोर्सेस हैं, उनके जो पर्सनल्स हैं, उनको वहां पे ना भेजता। तो एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो जाती है। तो यूनाइटेड नेशंस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी जो कंटिन्यूसली मीटिंग्स चलती रहती हैं पीस को लेकर या कोई दूसरा इंपॉर्टेंट इशू होता है उसको लेकर। उसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ऑपोजिशन
टू अपार्थाइड एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है कि रंग भेद और नस्ल भेद जो होता है उसका भारत विरोध करता है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे संविधान में भी इसका जिक्र देखने को मिलता है आपको। भारत के अंदर अलग कास्ट, रिलीजन, कलर, अलग अलग तरह के लोग जो है देखने को मिलते हैं। तो इंडिया जो है इनमें से किसी भी चीज जो है, चाहे वो रंग भेद की बात करें, चाहे कास्ट की बात करें, चाहे रिलीजन की बात करें, उन सब में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ना तो कानूनी तौर पर, ना ही वो समाज में चाहता है इस तरह का कुछ हो, इसलिए उसके लिए लॉज भी बनाए गए हैं। सो ये बात तो कंट्री की है। अगर हम बाहर की बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें, तो वहां पर भी भारत जो क्या है इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट खड़ा आपको नजर आएगा। इंडिया रियलाइज दैट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज मोर डेंजरस देन वॉर इटसेल्फ, कि जंग से भी ज्यादा खतरनाक है रंग भेद। जो रंग भेद जो होता है वो एक देश को आगे बढ़ने नहीं देता है। सो इंडिया उसके खिलाफ है। इट हैज देयरफॉर कंसिस्टेंटली रेज्ड द वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स। इट ओपनली कंडेम्ड साउथ अफ्रीका फॉर इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। देखिए 1950 की अगर मैं बात करूं तो 1950 में भारत ने 49 और 50 के अराउंड भारत ने जो साउथ अफ्रीका कंट्री है उसके साथ अपने जो टाइज थे उनको खत्म कर दिया था, उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी। क्योंकि वो उस टाइम पर जो वहां पे सरकार थी, वाइट मैन्स थी जो उनकी सरकार थी, और उनके जितने भी लॉज आ रहे थे, जितने भी रूल रेगुलेशन बना रहे थे, वो डायरेक्टली नजर आ रहा था कि वो जो व्हाइट पीपल्स है उनको फेवर कर रहे हैं और जो ब्लैक पीपल हैं उनको फेवर नहीं कर रहे हैं या फिर उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। तो भारत ने अपने जो फॉरेन टाइज थे उनको साउथ अफ्रीका के साथ कट कर लिया था और उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगाई थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि भारत जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। और ये आज की बात नहीं है, इससे पहले भी जब हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले से ही जो भारत है डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। हमारे देश के फादर जो थे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी, उन्होंने भी साउथ अफ्रीका के अंदर ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में डेफिनेटली नजर आता है, एक बेसिक सा आइडिया है। उसके बाद बात करें पंचशील के बारे में। पंचशील एक ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स हैं ऐसे जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आपको देखने को मिलेंगे। इसकी जो शुरुआत है वो इंडिया चाइना के जो फ्रेंडशिप हुई थी 1954 में, पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। और ये जो एग्रीमेंट था इसके अंदर 5 ऐसे पॉइंट्स की बात की थी जो इंडिया चाइना के साथ तो उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली फॉलो करेगा, इसके अलावा भी जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी होगी जो दूसरी कंट्रीज के साथ है वहां पर भी फॉलो करेगा। अब ये 5 पॉइंट क्या थे? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सोवरनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स, म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इक्वालिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये 5 ऐसे पॉइंट थे जिनको इंडिया आज भी मानता है और उस टाइम भी मानता था। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कि जो कंट्री जो उसका जो टेरिटरी है उसकी इंटीग्रिटी जो है उसको भारत जो सम्मान करेगा। अखंडता जो होती है, क्षेत्रीय अखंडता, उसको भारत सम्मान करेगा किसी भी कंट्री की हो। साथ में सोवरनिटी, संप्रभुता, मतलब कि संप्रभुता मतलब हो गया कि इंडिपेंडेंस जो हमारा देश की अगर मैं बात करूं तो आप प्रियम्बल में भी पढ़ेंगे सोवरनिटी लिखा हुआ होता है। उसका मतलब हो गया कि हम अपनी इच्छा के खुद मालिक होंगे, किसी और तरह से कोई बर्डन है, इन्फ्लुएंस जो है हमारे देश के ऊपर नहीं होगा। सो वो आपकी संप्रभुता हो गया। उसके बाद आपका नॉन एग्रेशन जो कि चाइना की तरफ से देखने को मिलता है, इसका क्लासिकल एग्जांपल हो जाएगा चाइना। उसका एग्रेशन देखने को मिलता है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। इंडिया भी नहीं करेगा, चाइना भी नहीं करेगा। ये हमारा पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था 1954 में उसके अकॉर्डिंगली था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। चाइना का एग्रेशन आज भी देखने को मिलता है, बट इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये चीज को जरूर देखने को मिलता है। अभी रशिया की बात करें तो उसको भी एग्रेशन कहा जा सकता है, लेकिन भारत किसी भी जगह पर ऐसा एग्रेशन नहीं करता। अगर देखा जाए तो जो आपका पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला जो हिस्सा है, वहां पे इंडिया क्या है एग्रेशन कर सकता है, क्योंकि इंडिया का तो क्लेम ही है कि वो जो हिस्सा है, पार्ट है, वो इंडिया का है। तो वो चाहे वहां पर मिलिट्री भेज के धीरे धीरे जिस तरह से चाइना कर रहा है वैसे एग्रेशन कर सकता है, बट भारत ने ऐसा अभी तक नहीं किया है। तो नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स। अगला क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट एंड इक्वालिटी।
कि आपस में एक दूसरे का क्या करना है, लाभ ध्यान में रखना है, बेनिफिट ध्यान में रखना है, इक्वालिटी समानता बनाए रखनी है, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब शांतिपूर्ण तरीके से साथ में रहना है। इसका एक एग्जांपल क्या देख सकते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, कि अभी जो G20 समिट हुई थी इंडिया के अंदर, उसके अंदर जो टैग लाइन थी या फिर मोटो था वो था वासुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब है कि भारत क्या है, इस पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मानता है, और ये जो बाकी देश है या बाकी का जो हिस्सा है वो सब क्या है, एक परिवार का हिस्सा है। तो उसमें भारत यकीन करता है पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से रहने में, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अंदर। ये आपके जो पंचशील एग्रीमेंट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में, उसके पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये 1954 में साइन हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। आगे अगर बात करें टाई विद द कॉमनवेल्थ, although India got its independence from the British imperialism, India decided to remain with the Commonwealth of the nation. It is made up of the Britain and other countries which had once been its colonies. ये आपका जो कॉमनवेल्थ है एक्चुअली में क्या है कि ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड की अगर बात करें, इंग्लैंड एक टाइम पे कोई भी ऐसी कंट्री जो इंग्लैंड की कॉलोनी रह चुकी हैं उनका एक ग्रुप है। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी भारत ने क्या है, ये जो कॉमनवेल्थ नेशंस थे इनके साथ जो अपने टाई है, रिश्ते हैं, उनको बना के रखा। ट्रेडिशनली इंडिया हैड मैनी इकोनॉमिक टाइज विद द यूके एंड अदर मेंबर्स कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन टू गेट फाइनेंशियल एड्स। अब इसके अंदर क्या है, जितने भी यहाँ पर मैप में देखिए, ये जितने भी कंट्रीज आपको नजर आ रही हैं ये सारी क्या है, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जिनका एक ग्रुप है। और ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज ग्रुप किसका है, उन सभी कंट्रीज का जो कि कभी ना कभी इंग्लैंड के द्वारा अपनी जो कॉलोनी है वो बनाई गई थी। तो इन सभी कंट्रीज का एक ग्रुप है, और इनको कुछ फाइनेंशियल एड्स भी हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं इस ग्रुप में आपस में एक दूसरे को। तो भारत जो क्या है, भारत भी इस कॉमनवेल्थ जो ये ग्रुप है इसके साथ भारत के टाइज जो है आपको देखने को मिलेंगे, रिश्ते जो है इंडिया ने अभी भी बना के रखे हैं। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सबसे चीज जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में नजर आता है वो है डिसआर्ममेंट। अनदर एसेंशियल कंसर्न फॉर द पीस इन इंडिया फॉरेन पॉलिसी हैज बीन आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्ममेंट रिलेटेड मैटर्स। फॉर वेरी बिगिनिंग इंडिया हैज एडवोकेटेड द प्रोहिबिशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। अब देखिए 1988 की अगर मैं बात करूं तो इंडिया ने 1988 के अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक प्रपोजल रखा था, जिसमें इंडिया ने कहा था कि जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड की वो सारी क्या करेंगी, डिसआर्ममेंट करेंगी, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनको छोड़ देंगी। लेकिन ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इस वजह से अभी भी बहुत सारी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रही हैं, कुछ सीक्रेटली कर रही है, कुछ ओपनली कर रही हैं। सो ये चीज आपको नजर आएगी। वैसे इंडिया का जो बेसिक कंसर्न रहा है वो हमेशा डिसआर्ममेंट का रहा है, कि हथियारों की जरूरत ही नहीं है, अगर पीसफुली हम एक पूरे वर्ल्ड में इकट्ठे रह सकते हैं। तो डिसआर्ममेंट की जो एक आइडियोलॉजी है वो भारत हमेशा फॉलो करता है। ये भारत जो है आपके डिसआर्ममेंट का एक एडवोकेट रह चुका है, एडवोकेट इन द सेंस कि इस चीज के बारे में इंडिया जो है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा जो है उसका जिक्र करता है। नेक्स्ट अगर बात करें एफिनिटी टुवर्ड्स द अफ्रो एशियन कंट्री, जो आपके अफ्रीकी और एशियाई देश है उनके प्रति जो है भारत की जो एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आएगा भारत कंट्री के फॉरेन पॉलिसी में आपको, क्योंकि ये सारी कंट्रीज वही हैं जिस तरह से भारत उपनिवेशवाद से निकला है, उसी तरह से बहुत सारी अफ्रो कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और आपकी एशियन कंट्रीज भी कॉलोनियलिज्म, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इनसे अलग होकर निकला है। तो भारत का क्या है, एक झुकाव रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर जो रहता है भारत की फॉरेन पॉलिसी में इन कंट्रीज की तरफ रहता है। दो इंडिया हैज द रिलेशन विद ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इट हैज स्पेशल एफिनिटी टुवर्ड्स द कंट्रीज इन द एशिया एंड द अफ्रीका। इंडिया सपोर्टेड द फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनकी, जब मैंने एग्जांपल दिया था 14 कंट्रीज की लिबरेशन में जो है इंडिया ने हेल्प की है। उसके बाद बात करें एंड नेल्सन मंडेला टू बिकम द फर्स्ट ब्लैक लीडर एंड द प्रेसिडेंट। 1994 के अराउंड जो आपके नेल्सन मंडेला है, ये आपके अफ्रीका के अंदर फर्स्ट जो ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो बने थे। तो इनके प्रेसिडेंट बनने में और डेमोक्रेटिकली ये इलेक्ट हुए थे, इनके बनने में जो भारत है उसने एक अच्छी खासी भूमिका निभाई है। जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज है, एशियन कंट्रीज हैं, उनमें भारत क्या है, स्पेशल एक
भारत का इंक्लाइन रहता है, स्पेशल रोल रहता है इन कंट्रीज को डेवलप करने में और इनमें जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में। इंडियाज रोल इज अ सिग्निफिकेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एशियान। एशियान क्या है आपका, जितने भी कंट्रीज है आपकी एसोसिएशन है ये, साउथ ईस्ट जितने भी नेशंस हैं उनकी। और सार्क की बात करें तो ये भी आपकी एक रीजनल इंटरेस्ट के लिए, जितने भी है रीजनल इंटरेस्ट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, बनाई गई है। तो इंडिया की, जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है पॉइंट, कि जितना भी अफ्रीका की कंट्रीज है और एशियाई कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया क्या है, अपने इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस हैं उनको बना के रखता है। ये आपको फॉरेन पॉलिसी में नजर आ जाएगा। ये आपके नेल्सन मंडेला जी हैं, काफी फेमस है। अब लास्ट जो पॉइंट है वो आपका है अगेंस्ट द कोल्ड वॉर। अगर बात करें कोल्ड वॉर, जैसे मैंने आपको बताया था 1945 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होगा कि बहुत जितने भी कंट्रीज हैं वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अब एक साइड आपके जो यूएसए था वो, और दूसरी साइड आपका रशिया। तो ये आपस में आप डायरेक्टली वॉर तो नहीं लड़ रहे थे, लेकिन आप प्रॉक्सी वॉर कह सकते हो, कि मतलब अपनी अपने देश में एक रेस जो थी इनके बीच में स्टार्ट हो गई थी। चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो आर्म्स को लेकर हो, चाहे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर हो, चाहे वो आपका जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको अपनी साइड करने को लेकर हो। इस तरह की एक वॉर जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, उसी को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया था। अब इंडिया जो है वो आपका कोल्ड वॉर के खिलाफ था। जैसे कि हमने अभी तक इतना फॉरेन पॉलिसी में पढ़ लिया इंडिया का, कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, शांति, इक्वालिटी, इन सब चीजों की बात करता है इंडिया। सो ये कोल्ड वॉर के भारत खिलाफ था। ये कोल्ड वॉर जो थी आपकी दो पावर्स ब्लॉक में जो वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया था, यूएसएसआर मतलब कि रशिया, और आपका यूएसए। जो इनकी राइवलरी थी उसकी वजह से कई तरह के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसएसआर और यूएसए की राइवलरी की वजह से जो कई तरह के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, जिसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, नाटो है, सेटो है, सेंटो है, एंजस है। तो ये सब बनी थी। और स्टार्टिंग में हमने जो पॉइंट पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था कि इंडिया ने कोई भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से, इन कंट्रीज के जो ग्रुप है इनको ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और इंडिया क्या था, लीडर बना नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का। सो ये चीज जो थी इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। सो अभी तक अगर हम देखें तो हमने क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को अपनाया, जो आपके डिसआर्ममेंट है उनको अपनाया, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बात की, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के खिलाफ बात की, और जितने भी किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ल्ड के अंदर उन सभी को पीसफुली, शांति से निपटाने की तरफ भारत का जो है मेन कंसंट्रेशन रहता है। सो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के अंदर आपको साफ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें गोयला क्लासेस की तरफ से 2999 का आपको जो कोर्स है वो मिल जाएगा। ये टी और एटी एग्जाम के लिए है, जिसके अंदर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, कुछ इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, और साथ में आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये हमारी ऐप है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। एक दूसरा कोर्स है आपका जो 7999 का है। इस कोर्स के अंदर आपको स्टडी मटेरियल, उसके अलावा टेस्ट सीरीज और आपको जो लेक्चर्स है वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने पर आपको क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज पूरी प्रोवाइड की जाएगी। और ये टेस्ट सीरीज आपकी सेक्शनल भी होगी, मतलब हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट करते हुए भी होगी, और कंबाइंड टेस्ट भी आपको नजर आएंगे। और साथ में आपको क्या होगा, आंसर बुकलेट हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, जिन पे आप आंसर लिख कर हमें सबमिट करवा सकते हैं, और वो आंसर चेकिंग जो है हमारे द्वारा की जाएगी। आपको जो सजेशंस है, रिमार्क्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट जो होगी वो आपको बताई जाएगी। साथ में आपके साथ जो टॉपर्स की कॉपीज होगी वो भी शेयर की जाएगी। सो ये सब चीजें आपको 7999 के कोर्स में देखने को मिलेगा। और किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी कोर्स से रिलेटेड। जो आपके वीडियोस हैं या फिर इनके ऊपर किसी भी तरह के कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, किस तरह से आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।